अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आपको हो सकता है याद हो, हमने ये डिस्कस किया था जब लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि सेपरेट जब आपने करना होता है किसी भी अपने ड्रग को किसी भी एक्सट्रैक्ट के अंदर से आपने सेपरेट करना होता है, तो आप करते क्या हैं कि आप जो है वो दो इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो उनको आपस में मिक्स करते हैं। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। जस्ट फॉर द रिमाइंडर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक पोलर और एक नॉन पोलर लिक्विड होता है, इनको हम आपस में मिक्स कर देते हैं और फिर आपकी जो ड्रग होती है उस ड्रग को इसके अंदर ऐड कर देते हैं और उसको शेक करते हैं। शेक करने के बाद क्या होता है कि ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो पार्टीशन हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है दो फेजेस के दरमियान। ठीक है, ये हमने आपको याद होगा कि क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनिक कोई सॉल्वेंट है और वाटर है, इन दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो बॉटम वाली साइड पे कौन सा आएगा? बॉटम वाली साइड पे आएगा वाटर आएगा, क्योंकि वाटर जो है मोर डेंस है। और ऊपर वाली साइड पे जब आपका अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो मूव कर जाएगा। तो ये क्लास में लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी डिस्कशन भी की थी कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के बेस पे हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं सब्सटेंस की दो इमिसिबल लिक्विड फेजेस के दरमियान। सो इसी चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे कि असल में डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता क्या है। और ये कोफिशिएंट जो है वो असल में एक लॉ है, नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या इसको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ, तो इस लॉ के मुताबिक जो है ये ड्रग जो है वो सेपरेट आउट होती है, मूव करती है किसी भी इमिसिबल लिक्विड फेजेस के अंदर। तो सेम ये प्रोसेस आपने करना है कि आपने दो इमिसिबल फेजेस को आपस में मिलाना है, जैसे कि हमने ये लास्ट वाले प्रैक्टिकल में मिलाया था कि आप ऑर्गेनिक एक सॉल्वेंट ले लें और एक वाटर ले लें, पोलर सॉल्वेंट ले लें और एक लेस पोलर सॉल्वेंट ले लें। इन दोनों को आपने आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने कोई भी ड्रग या कोई भी चीज़ जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है एस, कोई भी ड्रग है उसके दो कलर के पार्टिकल्स जो हैं यहाँ मौजूद हैं। आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो है अगेन इसको आप शेक करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट होने देंगे दो फेजेस के दरमियान, और होगा क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब ये है द अमाउंट ऑफ द ड्रग मूविंग फ्रॉम दिस बॉटम लेयर टू अपर लेयर विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द ड्रग मूविंग फ्रॉम अपर लेयर टू बॉटम लेयर। तो ये जो दो आपको यहाँ एरोज नज़र आ रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम जो है वो हमें शो करेंगे, यानी कि नेट मूवमेंट जो होगी हमारी ड्रग की वो क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी ज़ीरो। यानी कि जितनी ड्रग इधर से उधर जा रही है उतनी ही ड्रग जो है वो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आ रही होगी। ठीक है, सो जब भी हम सब्सटेंस को इस तरीके से ऐड करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, कोई भी फेज़, फॉर एग्जांपल एक्वस फेज़ या ऑर्गेनिक फेज़ क्या होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सैचुरेट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ देखें इसके ऊपर जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्वांटिटी ज़्यादा है, नीचे वाली में मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम है। होगा ये कि हो सकता है जो ऊपर वाली लेयर है वो जल्दी सैचुरेट हो जाए क्योंकि ड्रग उसके अंदर ज़्यादा मूव कर रही है। बॉटम वाली लेयर जो है वो देर से सैचुरेट करे क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट जो है वो ड्रग की कम है। लेकिन क्या होगा, जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डाल देंगे सब्सटेंस की या सल्यूट की या ड्रग की, तो होगा क्या कि आपकी जो दोनों लिक्विड फेजेज हैं वो क्या होंगी, सैचुरेट हो जाएंगी। जब तक सैचुरेट नहीं होती तब तक जो है इस फेज़ के अंदर सोलुबलाइज होने की कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। तो ये पार्टिकल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे, मूव करते रहेंगे आपस में। ठीक है, तो यही लॉ है नन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ असल में है क्या, जो इसको एक तरह से रेगुलेट करता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब हम सब्सटेंस को ऐड करते हैं मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन और सेपरेशन जो है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि मॉलिक्यूल्स और सल्यूट के पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी तो फिर ये सेपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, हम हमेशा ये चीज़ बताएंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के ऊपर हमने चेक करना है कि
पोलर और नॉन पोलर फेज के अंदर हमारी क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो है वो कितनी मूव की है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये जो कांस्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट, ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। तो हम टेम्परेचर, जैसे हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बताते हैं, सॉल्युबिलिटी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हम अगर बताते हैं कि ये हमारा सब्सटेंस है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम इन 10 ml, तो हम उसके आगे ये भी लिखते हैं कि कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर के ऊपर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। सो आपने करना क्या है कि दो सब्सटेंस जो है वो उनको आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो उनको मेंटेन रखना है, और उसके बाद क्या होगा, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और जो आपका सल्यूट है वो सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो लिक्विड फेजेस के दरमियान में, ठीक है। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड आउट करना है कि कंसंट्रेशन एक फेज में कितनी है और दूसरी फेज में कितनी है, और ये जो कंसंट्रेशन है इसकी रेशो जो है वो हम ले लेंगे, और रेशो जो है वो कहलाएगी हमारा एक कांस्टेंट जो है, उसके बारे में हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देगी। अब आपको यहाँ ये नज़र आ रहा है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सब्सटेंस इन ईच लिक्विड। अब एक्टिविटीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस ए इन फेज ए, एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस बी इन फेज बी, इसको आप रिप्लेस कर दें कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। सो द एक्टिविटीज़ कैन बी रिप्लेस बाय द कंसंट्रेशन। सिंपल बात है कि आपका जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन ए के अंदर कितनी है और दूसरे के अंदर कितनी है, और उसका आप क्या ले लें, रेशियो ले लें, और रेशियो जो होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। अगर इन केस ऑफ एक्टिविटीज़ आप कह लें तो एक्टिविटी भी कह सकते हैं, यानी कि कितना पार्टिकल जो है वो एक के अंदर मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट की एक्टिविटी कर लें, उसकी सॉल्युबिलिटी की एक्टिविटी कर लें, या डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी, जस्ट नाम जो है वो टर्मिनोलॉजी फ़र्क है। तो एक्टिविटी की रेशियो लेंगे वो भी कांस्टेंट में आ जाएगी, लेकिन एक्टिविटी मूवमेंट के बाद होना क्या है, असल में क्या एक्यूमुलेशन होनी है, एक्यूमुलेशन की वजह से कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप होनी है। सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ए और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बी, इसकी आपने रेशियो जो है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो सिंपल अब तक जो बात हुई है वो ये हुई है कि हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स दिए हैं, उनको आपस में मिक्स कर दिया है, और अपने ड्रग जो है उनको उसमें डाल दिया है, उसको शेक किया है एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, और इक्विलिब्रियम अचीव होने दिया है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो हम या तो ये चेक कर लें कि हमारी ड्रग की मूवमेंट या एक्टिविटी इन बोथ फेजेस वो क्या है, और उसका रेशियो ले लें, या फिर हम करें कि एक्टिविटी को ना करें, क्योंकि एक्टिविटी तो मुसलसल चलती रहेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ना कंसंट्रेशन को ले लेते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, फाइनल ड्रग इन ए फेज ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल ड्रग इन फेज बी, इसका रेशियो ले लें, और इसका जब रेशियो आप जो है वो लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका एक कांस्टेंट जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बारे में बता देगा, ठीक है। सो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को दो नाम हम दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, और इन दोनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों के अंदर माइनर सा डिफरेंस है वो क्या है। लेकिन उसको भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय स्पेयरिंग सॉल्युबिलिटी, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है, जो कि हमें एक्सप्लेन करती है डिफरेंट फार्मूलेशन के बारे में। हमारी ये फार्मेसी की रेफरेंस बुक्स हैं फार्माकोपियाज़। तो फार्माकोपियाज़ के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है सॉल्युबिलिटी के बारे में। स्पेयरिंगली सॉल्युबल उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ की एक पार्ट को डिज़ोल्व करने के लिए सॉल्वेंट के 100 पार्ट्स, 30 से 100 पार्ट्स रिक्वायर्ड हों। फॉर एग्जांपल आपका सॉल्यूट है वो 1 मिलीग्राम है, और उसको सोलुबलाइज करने के लिए आपको 30 ml या 100 ml अगर रिक्वायर्ड होता है स्पेयरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस को, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो होते हैं ये बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है इनकी, और ये बहुत, यानी कि इनको डिज़ोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास वेरी सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, उनका एक पार्ट जो होता है सब्सटेंस का, उसको डिज़ोल्व करने के लिए एक पार्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम 1 ml के अंदर जो है वो क्या होगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा।
अब इस केस में क्या है, 1 मिलीग्राम को 30 to 100 ml जो है वो रिक्वायर्ड है सॉल्युबलाइज करने के लिए। सो स्पेरिंगली सॉल्युबल जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की, यानी कि ये बता रहे हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल ऐसा सॉल्यूट है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है दोनों फेजेस के अंदर, एक्वस और लेस पोलर, पोलर और लेस पोलर फेज के अंदर, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो फेजेस के दरमियान। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है, उसको हमने ऐड किया है मिक्सचर ऑफ पोलर एंड लेस पोलर लिक्विड। अब क्या होगा, इसने इन दोनों के दरमियान क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, पार्टीशन होना है, मूव करना है उसने, ठीक है। अगर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो बहुत कम मूव करेगा, दोनों के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो इसकी क्या है, बहुत कम है। सो इन केस ऑफ द sparingly soluble solute, the movement of the ratio of the solubilities in each liquid is actually the constant, ठीक है। अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ इन केस अगर समझ नहीं आ रही, कि हमने पहले देखा था कि कंसंट्रेशन क्या है, हमने पहले बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के अंदर हम चेक क्या करते हैं कि दोनों फेजेस के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग जो है वो कितनी अचीव हो रही है, मूव कितना कर रही है। तो मूव करने के बाद हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, वो जो भी कंसंट्रेशन है उसको हम डिवाइड करते हैं और वो आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट। इन केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो उनकी सॉल्युबिलिटी के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, दे हैव वेरी पुअर सॉल्युबिलिटी, और बहुत कम सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर सॉल्युबल होता है। तो इनकी कंसंट्रेशन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को हमने डिनोट किया हुआ है एस के साथ। तो solubility of the substance in A and solubility of the substance in B, ठीक है। तो सिंपल बात ये है आसान लफ्ज़ों में कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस का क्योंकि मूवमेंट जो है बहुत कम होती है, तो इन सब्सटेंस के लिए हम कंसंट्रेशन की जगह उनकी सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को मालूम करने के लिए। सेकंड चीज़ जो इस यहाँ लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अलग-अलग फॉर्म में होते हैं। जो अलग-अलग सिंगल फॉर्म में होंगे उन्हें हम कहेंगे मोनोमर्स, और अगर हो सकता है कि ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक वो बना लें, एक कम्प्लेक्स बना लें, एक ग्रुप बना लें, एक कंपाउंड बना लें, तो हम कहेंगे उसे डाइमर, ठीक है। तो डाइमर्स और मोनोमर्स जो हैं वो हमारे पास हो सकते हैं हमारे सब्सटेंसेस इस तरीके से। अगर मोनोमर है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, वो फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहे हैं एक फेज के अंदर तो उसको हम काउंट करेंगे 10। लेकिन अगर डाइमर 10 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो असल में वो 10 नहीं है, वो 20 मॉलिक्यूल्स हैं। असल में जो है उनकी क्वांटिटी जो है वो जब वो सेपरेट होंगे, सेपरेट होने के बाद हो सकता है वो अलग-अलग हो जाएं। जब वो अलग-अलग हो जाएंगे तो उनकी क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाएगी। तो हम जब डाइमर्स को कैलकुलेट करना होता है हमने, तो हम क्या करते हैं, हम फार्मूला ये वाला यूज़ करते हैं। हम सी ए ओवर सी बी यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जो डाइमर है वो है आपका बी, जो बी सोल्यूट है वो क्या है, वो आपकी डाइमर फॉर्म में है। तो जब इसका हम कांस्टेंट लेंगे तो हम इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है। हम ये अंडर रूट क्यों ले रहे हैं, ताकि ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी मूव कर रही है उसको हम चेक कर सकें और इसको हम एक्यूरेटली जो है वो फार्मूले के अंदर पुट कर सकें। तो हमने करना क्या है कि ये चेक कर लेना है कि हमारी जो सब्सटेंस है वो कहीं कम्प्लेक्स फॉर्म में तो नहीं है। अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में है तो फिर हम उसका अंडर रूट जो है वो इसमें से ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ ऐसे मैंने अभी जैसे बताया आपको सब्सटेंस जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं सब्सटेंस जो पोलर सब्सटेंस होते हैं, वो आयंस में और चार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसोसिएट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो अगर सेपरेट हुआ तो वो हो सकता है सोडियम प्लस और क्लोराइड नेगेटिव आयंस के अंदर जो है वो डिग्रेड हो जाए। तो फिर क्या होगा, पहले तो हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल था, लेकिन जब वो सेपरेट हो गया तो सेपरेट होकर वो दो छोटे छोटे आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो कंसंट्रेशन जो है वो हमें उसमें फ़र्क आ सकता है। उसकी जो कैलकुलेशन है उसकी उसमें जो है कंसंट्रेशन जो है उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए फार्मूला यूज़ हो जाएगा हमारा ये K इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई सी बी 1 माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ये है कि आपका सब्सटेंस जो है
वो असल में डिसोसिएट कितना हो रहा है, वो कितने आयंस बना रहा है और कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है, इसको हम यूज़ करेंगे, इसको कहेंगे इट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो अगर आपका सब्सटेंस पोलर है और चार्ज है और आयंस जो है वो डिफरेंट आयंस बना देता है और वो आयंस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट फेज के अंदर मूव करने के बाद, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर आप सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक पोलर है और एक लेस पोलर है, इस केस में आप कह सकते हैं ऑयल और वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप दो कोई भी डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो इनका नाम मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑयल डिवाइडेड बाय वाटर, ठीक है, ऑयल डिवाइडेड बाय वाटर, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वाटर डिवाइडेड बाय ऑयल, इस तरीके भी से भी आप इनको शो कर सकते हैं। ये मेंशन करना, इनका नाम मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नाम मेंशन नहीं करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है। सो जैसे कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अगर मैं ऑयल ओवर वाटर लिखूं तो वो है 2, लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो सेम वो चीज़ है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 0.5 में, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, उसके दो क्या हैं हमारी डिनोशंस हो सकती हैं। तो इसी वजह से जब भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है वो लिखना है तो उसके साथ जो की सबस्क्रिप्ट होती है इसके अंदर ये सॉल्वेंट का नाम लिखना जो है वो ज़रूरी है। आपको ये लिखना ज़रूरी है कि कौन से दो सॉल्वेंट थे जिनके दरमियान जो है वो आपकी ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और अगर आप इनकी वैल्यूज़ ऊपर नीचे कर देंगे तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ जो है वो भी चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ एग्जांपल आपको दी हुई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में फ़र्क क्या है। मैंने अब आपको ये बताया था कि जब दो सब्सटेंस को हम एक सब्सटेंस को जब हम चेक कर रहे होते हैं कि वो दो फेजेस में क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इनमें थोड़ा सा जो है वो फ़र्क है, स्लाइड से डिफरेंसेस हैं। दोनों के अंदर हम चेक ये कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस दोनों फेजेस के अंदर, पोलर और नॉन पोलर या लेस पोलर के अंदर जो है वो कितनी है, कंसंट्रेशन ही चेक कर रहे हैं या एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। बस एक फेज़ के अंदर जो हम चेक करते हैं उसके अंदर ऑक्टानॉल यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो होता है ऑक्टानॉल, और पोलर सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर होता है। वो पोलर तो दोनों के अंदर वाटर ही है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो पार्टीशन कोएफिशिएंट के अंदर होता है ऑक्टानॉल। और ऑक्टानॉल क्यों हमने सेलेक्ट किया है कि ये हमारी बॉडी के साथ जो है बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर लिपिड क्या वो है ना चीज़ें हैं, लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, आपका लिपिड इन्वायरमेंट है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, तो ये आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, मिमिक करता है। ऑन दी अदर हैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है ये किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट और इसके दरमियान जो है वो फ़र्क जो है वो इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। सेकंड फ़र्क जो है वो ये है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट के अंदर हम खाली अनआयोनाइज्ड चेक करते हैं, हम खाली ये चेक करते हैं कि अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है वो कितनी मूव कर रही है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑक्टानॉल और वाटर के अंदर। तो हमने चेक ये करना है, पार्टीशन कोएफिशिएंट में अनआयोनाइज्ड ड्रग के बारे में खाली कैलकुलेट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के अंदर दोनों अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड प्लस अनआयोनाइज्ड, ये चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के अंदर। तो यानी कि अगर ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हम ये भी चेक करेंगे कि उसके आयंस कितने हो अलहदा हो रहे हैं और उसके अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो है वो कितनी अलहदा हो रही है, और उनकी रेशियो जो है वो हम चेक करेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये फ़र्क हो गया कि ऑक्टानॉल, एक के अंदर ऑक्टानॉल यूज़ कर रहे हैं और एक के अंदर है कि कोई सा भी आपका जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो यूज़ हो सकता है। सेकंड फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि अनआयोनाइज्ड और एक के अंदर जो है वो आयोनाइज्ड प्लस अनआयोनाइज्ड, ठीक है। तो कॉमनली एप्लीकेशन क्या है इसकी कि हम पार्टीशन कोएफिशिएंट को किस लिए यूज़ करते हैं। ऑक्टानॉल जो है वो हमारा गुड मॉडल, मैंने आपको बताया कि लिपिड एनवायरनमेंट को शो करता है ऑक्टानॉल। तो हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को मिमिक करने के लिए, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल हमारी ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन को किस तरह क्रॉस कर रही है, जब क्रॉस कर रही है तो अब्जॉर्ब होगी, जब अब्जॉर्ब होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो वो जो एब्जॉर्प्शन है लिपिड के अक्रॉस जो मूवमेंट है उसको शो करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम ऑक्टानॉल यूज़ करते हैं। और बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के अंदर कोई भी दो इमिसिबल फेजेस हो सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ा था, उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है वो उसको यूज़ करेंगे। सो ऑक्टानॉल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पार्टीशन कोएफिशिएंट।
और ये ड्रग की लिपोफिलिसिटी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। लिपोफिलिसिटी का मतलब होता है कि ड्रग के अंदर लिपिड पोर्शन कितना है, जितना ज़्यादा लिपिड पोर्शन होगा उतनी ही ज़्यादा वो लिपिड के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पार्टीशन करेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम ड्रग को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई से भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो ऑक्टानॉल जो है, मैंने आपको बताया कि ऑक्टानॉल और ऑलिव ऑयल जो है इसको हम बहुत ज़्यादा क्लोज रिजेम्बलेंस कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से जो है ये क्लोज रिजेम्बलेंस ये करता है। तो हम ज़्यादातर कॉमनली ऑक्टानॉल ओवर वाटर हम इस तरीके से लिखते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट जब हमने लिखना होता है तो हम ऑक्टानॉल एन ऑक्टानॉल डिवाइडेड बाय और वाटर, इस तरीके से जो हम इसको लिखते हैं। और ये जो चीज़ है ऑक्टानॉल ओवर वाटर, ये असल में ये कॉपी करता है हमारी बॉडी की जो लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन और वाटर सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है, ये इसको बिल्कुल क्या करता है, मिमिक करता है, कॉपी करता है, ठीक है। सो जनरल फीचर्स आ जाते हैं कुछ पार्टीशन कोफिशिएंट के। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है। एग्जांपल है कि पैरासीटामोल का हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट देखना चाहते हैं कि वो क्या है। सो हमने करना क्या है कि कंसंट्रेशन चेक करनी है पैरासीटामोल की इन ऑक्टानॉल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ पैरासीटामोल इन वाटर, ठीक है। तो हमने ये इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऑक्टानॉल ओवर वाटर लिखेंगे। और ये लिखना भी ज़रूरी है, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इसको मेंशन करना सबस्क्रिप्ट में, इसमें जो है वो लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कि HLB में हमने देखा था लास्ट, ये वही कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा है, हाई है, तो उसका क्या मतलब है कि ये हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, यानी कि जो ड्रग है वो ऑक्टानॉल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो उसकी मौजूद है। अगर हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर कंसंट्रेशन वाटर के अंदर ज़्यादा है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। सो इफ़ द पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज़ मोर देन 1, देन इसका क्या मतलब है कि ड्रग जो है वो ज़्यादा लिपिड के अंदर है, लिपोफिलिक जो है वो ड्रग है, ठीक है। हाइयर द पार्टीशन कोफिशिएंट, higher will be the lipophilicity, lower the partition coefficient, lower will be the lipophilicity। और लिपोफिलिसिटी जब कम होगी तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि हाइड्रोफिलिसिटी जो है वो क्या हो गई, वो बढ़ गई, ठीक है। सो if the partition coefficient is less than 1, it is less lipophilic। और लिपोफिलिक असल में है क्या चीज़, वो ड्रग की आपको बता रही है कि इसके अंदर कितना लिपिड पोर्शन है। जितना ज़्यादा लिपिड पोर्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा मूव करेगी आपकी लेयर्स, सेल्स के अंदर, सेल की लेयर के अंदर, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड आपकी बाई लेयर है, जो उसकी मेम्ब्रेन है, उतनी ही ज़्यादा वो ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर रहेगी। और अगर ड्रग जो है वो उसका पार्टीशन कोफिशिएंट लो है, यानी कि उसकी वाटर के अंदर कंसंट्रेशन जो है ड्रग की वो ज़्यादा है, तो ड्रग क्या होगी, वो उसका क्या मतलब है कि वो हाइड्रोफिलिक है ज़्यादा, और वो हाइड्रोफिलिक कंपार्टमेंट यानी कि ब्लड के सीरम के अंदर जो है वो मूव करेगी, ठीक है। सो आप पार्टीशन कोफिशिएंट देखें किसी भी ड्रग का निकाल के नेट से, अगर आपको पता चलता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो लेस है, सो इफ इट इज़ लेस देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्लड सीरम because it has more hydrophilic characteristics. On the other hand, if it is lipophilic and it has more lipophilic portion, then the partition coefficient will be higher and the drug will be partitioned into the lipid bilayers। वो layers के अंदर जो है वो membrane के अंदर जो है वो मौजूद होगी। फाइनली आ जाती हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट क्यों ज़रूरी है। एक तो ये बात हो गई कि ये सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है कि आपकी ड्रग जो है वो वाटर के अंदर कितना सॉल्युबल है, और पोलर उसके अंदर नॉन पोलर जो है वो पोर्शन कितना है। फिर मैंने आपको ये बात बताया कि ड्रग जो है वो जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग को सबसे पहले क्या करना होता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, और मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसके अंदर लिपिड पोर्शन होना चाहिए। अगर लिपिड पोर्शन नहीं होगा तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी। सो इसी वजह से जितनी भी हमारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, हर ड्रग के अंदर दो पोर्शंस होना उनका लाजमी है। वन उनका लिपिड पोर्शन भी होता है एंड एक्वस पोर्शन भी होता है हर ड्रग के अंदर। सो इन दोनों का बैलेंस होता है।
लिपिड पोर्शन अगर होगा तो वो क्या होगी कि वो मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी और मेम्ब्रेन के अंदर जाके जो है वो एब्जॉर्ब होगी हमारे आगे ब्लड के अंदर। और एक्वस पोर्शन होना भी लाजमी है। अगर एक्वस पोर्शन नहीं है किसी ड्रग के अंदर, सिर्फ लिपिड पोर्शन है, तो वो क्या होगा कि वो मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगी, वो मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगी नहीं। और इसी वजह से इन दोनों का क्या हमें बैलेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। सो ऑयल वाटर ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट है ये हमें बताता है कि ड्रग जो है वो कितना लिपिड लाइक है और कितना इसके अंदर हाइड्रोफिलिक जो है वो करेक्टरिस्टिक है। ये SAR ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह फाइनल सेमेस्टर के अंदर, अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ये क्या है, ये ड्रग के अंदर हम ये चेक करते हैं कि ड्रग के फॉर एग्जांपल ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर से अगर हम ये ग्रुप हटा दें, ये केमिकल हटा दें, ये एटम हटा दें, ये फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें या कोई और केमिकल इसके अंदर ऐड कर दें, तो उस केमिकल का असर क्या होगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। कोई भी ड्रग होती है उसका कोई केमिकल स्ट्रक्चर होता है, आप कोई सी भी केमिकल स्ट्रक्चर जो है, मैं आपको जैसे कि एग्जांपल देता हूँ अभी। लेट्स सी कि ये हमारे पास एक ड्रग है आइबोब्रोफेन, ब्रूफिन जिसे आप कहते हैं। तो आइबोब्रोफिन का ये है स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर सेंटर में एक आपकी कार्बन रिंग है, एक तरफ जो है यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप्स जो हैं यहाँ दो लगे हुए हैं। तो हमने SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर ये चीज़ें चेक करनी है कि अगर हम ये फॉर एग्जांपल ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस OH के साथ कोई और चीज़ लगा दें तो फिर क्या होगा, इसके साथ O के साथ कोई और लगाते हैं फिर क्या होगा, अगर हम मिथाइल ग्रुप जो है वो चेंज कर दें या इसको किसी और चीज़ के साथ जोड़ दें तो उससे क्या होगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि इस स्ट्रक्चर के डिफरेंट पोर्शन की एक्टिविटी हमने चेक करनी है और उसकी रिलेशनशिप चेक करनी है, इसे हम कहते हैं SAR या स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सेकंड तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो एक्सट्रैक्शन के अंदर है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमने अगर ड्रग को बॉडी के बाहर एक्सट्रैक्ट करना है, दो लिक्विड के अंदर सेपरेट करना है, तब भी जो है वो आप एक्सट्रैक्शन की बात इसमें कर सकते हैं। या फिर हमारी ड्रग, जब ड्रग हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड से टिश्यू के अंदर, और फिर जब एक्सक्रीट होती है तो फिर यूरिन के अंदर भी मूव करती है। तो फिर हम यानी कि हम ये चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिन टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट करके हमने चेक करना है कि भाई ड्रग जो है यूरिन के अंदर कितनी आ रही है, तो उसको सेपरेट करेंगे हम। सेपरेशन के अंदर जो है वो हमें मदद देगी आपकी एक्सट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है। अगर ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मूव कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि यस कि वो हाइड्रोफिलिक ज़्यादा पोर्शन है। अगर ब्लड के अंदर कम मूव कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो जो है उसकी लिपोफिलिक जो है उसकी नेचर है, वो मेम्ब्रेन्स के अंदर है। टिश्यूज़, अगर टिश्यूज़ के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है कि यस वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो और ज़्यादा निकल नहीं रही बाहर, तो लिपिड पोर्शन जो है उसके अंदर ज़्यादा है। अगर यूरिन के अंदर ज़्यादा ड्रग मूव कर रही है इसका मतलब है कि वो चार्ज्ड है, क्योंकि जो यूरिन के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो चार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं जब उनके ऊपर कोई पोलर ग्रुप लग जाता है। तो हम इन चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से एक्सट्रैक्शन के बारे में भी जो है हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को, और ये भी बता सकते हैं कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, फिर इमल्शंस को भी हम इस तरीके से, हम ये जितने भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं इमल्शन के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले जो है ये चेक करते हैं कि हमारी ड्रग जो है उसका पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है। ऐसा ना हो कि हम कोई और इंग्रेडिएंट बाहर से ऐड करें और उसकी वजह से ड्रग जो है वो डिफरेंट उसमें मॉलिक्यूल उसमें कंपार्टमेंट्स में मूव कर जाए और उसकी वजह से हमारी जो है वो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए। हम रिलीज़ ऑफ द ड्रग यानी कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑइंटमेंट दी है, क्रीम या कोई और इमल्शन दी है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में कि ये जो है ये इमल्शन के टाइप्स हैं। तो कोई भी इमल्शन हो सकती है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, तो इसके अंदर से ड्रग कितना ज़्यादा जल्दी रिलीज़ करेगी। अगर ड्रग का फॉर एग्जांपल इमल्शन के अंदर आपने लिपिड बहुत कम डाला है और वाटर बहुत ज़्यादा डाल दिया है, और ड्रग जो है वो सारी वाटर के अंदर ही सॉल्युबल है और वो लिपिड के अंदर जो है मूव ही नहीं करती, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो जो रिलीज़ होगा ड्रग का, वो रिलीज़ जो है वो स्लो होगा, क्योंकि हमने जब अप्लाई करनी है स्किन के ऊपर तो लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, लिपिड मेम्ब्रेन्स को वो तभी क्रॉस करेगी जब ड्रग जो है वो लिपिड लाइक होगी। तो हम ड्रग रिलीज फ्रॉम इमल्शन इसको भी जो है इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर क्रोमेटोग्राफी, ये भी टेक्निक आपको पता ही है कि सेपरेशन टेक्निक है। हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक मिक्सचर के अंदर से सेपरेट करते हैं
एक मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, उसमें से कोई एक सब्सटेंस को हमने अलहदा करना होता है। तो वो क्या होता है, ये भी पार्टीशनिंग होती है इसके अंदर भी। पोलर फेज़ होता है, मोबाइल फेज़ और आपका स्टेशनरी फेज़, तो इसके अंदर भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और सेपरेशन हो रही होती है। कम्प्लेक्सेशन, ठीक है, कम्प्लेक्सेशन भी यही है कि आपके डिफरेंट एजेंट्स जो हैं केमिकल्स आपस में मिलके ग्रुप बना लेते हैं, कम्प्लेक्स बना लेते हैं, और फिर वो जो है वो सेपरेट नहीं होते। आपने अगर इनको सेपरेट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी आपस में एफिनिटी कितनी है। लिपोफिलिसिटी जो है वो उनकी अगर ज़्यादा होगी तो लिपिड लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो ज़्यादा बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। सो ड्रग जो है वो कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स बना रही है। एक कम्प्लेक्सेशन जो है इसके अंदर ये भी होती है कि ड्रग जो है वो प्रोटीन से कितना बाइंड कर रही है। आगे चल के आप पढ़ेंगे सारा कि जब ड्रग को देते हैं बॉडी के अंदर तो वो ब्लड के अंदर जाके प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है। जितनी ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड करती है उतनी ही कम ड्रग जो है वो अवेलेबल होगी एट द साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? साइट ऑफ एक्शन होता है जिस जगह पे ड्रग ने जाके बाइंड करना है और बाइंड करने की वजह से एक्शन देना है, ठीक है। सो अगर ड्रग जो है वो पहले ही प्रोटीन के साथ बाइंड हुई हुई है और प्रोटीन को छोड़ ही नहीं रहा ड्रग को, तो वो ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर अवेलेबल ही नहीं होगी। जब अवेलेबल नहीं होगी तो फिर वो मूव ही नहीं करेगी ब्लड के अंदर जाके, और फिर वो जगह तक नहीं पहुंचेगी जहां जाके उसने एक्ट करना है, ठीक है। सो और एक और जो है वो केमिकल मॉडिफिकेशन भी आप कह सकते हैं कि कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल दी थी। अगर हम इसके अंदर कुछ केमिकल चेंज कर दें, कोई कंपाउंड जो है वो अलहदा कर दें, तो कंपाउंड अलहदा करने की वजह से आपकी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। सो अगर सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, अगर हमने सॉल्युबिलिटी को ऐसा केमिकल जो है आपने चेंज कर दिया या ऐड कर दिया जिसकी वजह से इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी तो उससे मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि वो आपकी इंटेस्टाइन से या आपकी स्टमक से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए आपको लिपिड चीज़ होना ज़रूरी है। एब्जॉर्प्शन के लिए लिपिड होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जो एब्जॉर्प्शन पे जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड वाली मेम्ब्रेन है। अगर लिपिड नहीं होगा आपकी ड्रग के अंदर तो वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगी, और अगर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगी तो फिर आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन से स्टमक से एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? फिर आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो पुअर होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आपकी बारबिचुरेट्स, ये भी आप आगे पढ़ेंगे ये ड्रग्स कौन सी होती हैं। सो ये हमारी डिफरेंट ड्रग्स हैं जो अपनी सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर उसकी चेंज हो जाए तो फिर उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन ही क्रॉस कर पाती। अगर एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है तो फिर वो आपको प्रॉपर डोज जो है वो प्रॉपर कंसनट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर नहीं पहुंच पाती। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस है, कोई याद करने की इसकी वो ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट फॉर रेफरेंस से आपको बताया जा रहा है कि पार्टीशन कोफिशिएंट कितने होते हैं। 0.7 का क्या मतलब है? अब 0.7 है और एक जो है वो 50.7 है। अब 50.7 क्या होगी? ये ज़्यादा लिपोफिलिक होगी, ये जो है ये कम लिपोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक, इसके अंदर पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। सो एंड फाइनली कुछ मेटलर्जी के अंदर भी ये यूज़ होती है। मेटलर्जी यानी कि डिफरेंट मेटल्स को अलहदा करना, उनकी उनकी सेपरेशन करना, उनमें से इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करना। एग्रोकेमिकल्स यानी कि आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनको यूज़ हम करते हैं। और फिर हम चेक करते हैं जो कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जिसके अंदर अगर लिपोफिलिक पोर्शन ज़्यादा है, अगर लिपोफिलिक पोर्शन ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब है कि वो लिपिड के अंदर रहेगा, और लिपिड के अंदर रहेगा तो उसका मतलब है कि वो आपकी बॉडी के अंदर देर तक रहेगा, और जब वो देर तक रहेगा तो उसका क्या मतलब है कि उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और एक लाइफ होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ होती है कितने टाइम में वो चीज़ बॉडी के अंदर आधी हो गई। तो अगर आपने 100 मिलीग्राम दी थी तो वो कितनी देर में 50 मिलीग्राम में कन्वर्ट हो रही है। अगर एक चीज़ जो है तो वो आधे घंटे में हो रही है और एक चीज़ जो है वो 10 घंटे में हो रही है, तो हाफ लाइफ किसकी ज़्यादा है? जो 10 घंटे में आधी हो रही है उसकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है, और जो आधे घंटे में हो रही है उसकी हाफ लाइफ जो है वो कम है। तो हमने ये चेक करना होता है कि अपने हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये सारे क्या टॉक्सिक चीज़ें हैं। तो जब ये फसलों पे छिड़कते हैं तो, और आप एज इट इज़ ही वो सब्जियां आप फल खा लें तो आपके बॉडी के अंदर ये क्या चले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड चले जाते हैं। और अगर ये ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हैं तो क्या होगा, ये बॉडी में देर तक रहेंगे और देर से आधे होंगे।
यानी कि इनकी हाफ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हाफ़ लाइफ ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि ये बॉडी के अंदर देर तक रहेंगे, और उसकी वजह से, देर तक रहने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोकिनेटिक्स। फार्माकोकिनेटिक्स के अंदर ये आप याद रखिएगा, ये ADME, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। ठीक है। सो फार्माकोकिनेटिक्स जैसे आपको पता है कि फार्माकोकिनेटिक्स ये क्या होती है, व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी। ठीक है। फार्माकोकिनेटिक्स होती है, नहीं सॉरी, फार्माकोकिनेटिक्स होती है व्हाट बॉडी ड्रग्स टू द, व्हाट बॉडी डू टू द ड्रग, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ कर क्या रही है, उसको एब्जॉर्ब करवा रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, उसको मेटाबोलाइज कर रही है और उसको एलिमिनेट कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है। तो फार्माकोकिनेटिक क्या होती है, वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी आपकी ड्रग के साथ कर रही होती है, उसको तोड़ रही है, उसको मेटाबोलाइज, उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, उसको आइंस में कन्वर्ट कर रही है। और फार्माकोडायनामिक्स होती है कि आपकी जो ड्रग है, ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या कर रही है। आपने ड्रग खाई है, मेडिसिन ली है, तो मतलब यानी कि ब्लड प्रेशर कम कर रही है, शुगर कम कर रही है, बुखार कम कर रही है, इन्फेक्शन कम कर रही है, दर्द कम कर रही है, तो ये फार्माकोडायनामिक्स में उसके सारे एक्शंस आ जाते हैं। ठीक है। सो फार्माकोकिनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन हो गया, चाहे एलिमिनेशन है, मेटाबॉलिज्म, कोई भी प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, कि आपकी ड्रग जो है वो कितनी हाइड्रोफोबिक है और कितनी हाइड्रोफिलिक है। अगर हाइड्रोफोबिक ज़्यादा होगी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ड्रग जो है वो ज़्यादा लिपिड लेयर के अंदर ही घुसी रहेगी। अगर लिपिड लेयर के अंदर घुसी रहेगी तो फिर वो ब्लड के अंदर कम जाएगी, ब्लड के अंदर कम जाएगी तो फिर वो मूव कम करेगी बॉडी के अंदर, और अगर मूव कम करेगी तो हम कहेंगे कि उसकी पार्टीशन जो है वो कम है, यानी कि वो ब्लड के अंदर नहीं गई तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है। एब्जॉर्ब होने के लिए उसके अंदर लिपिड वाला पोर्शन होना चाहिए, लेकिन लिपिड वाला पोर्शन इतना ज़्यादा ना हो कि वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन हो ही ना, और लिपिड पोर्शन बहुत ज़्यादा होगा तो वो लिपिड के अंदर ही रहेगी और फिर वो ब्लड के अंदर जो है मूव नहीं करेगी, और ब्लड के अंदर अगर मूव नहीं करेगी तो उसकी फिर क्या होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, डी जो है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। सो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिक भी होनी चाहिए। एंड फाइनली जो है वो आपका आ जाता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स के अंदर भी वही चीज़ है, अगर चीज़ जो है वो हाइड्रोफोबिक बहुत ज़्यादा है तो वो बाइंड कर जाएगी रिसेप्टर के साथ, ज़्यादा कस के बाइंड करेगी, ज़ोर से बाइंड करेगी, और जब वो ज़्यादा ज़ोर से बाइंड करेगी तो फिर क्या होगा, वो अलहदा नहीं होगी, और अगर अलहदा नहीं होगी तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा इफ़ेक्ट्स की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी, और टॉक्सिक की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स आएंगे। ठीक है। सो देर तक रहेगी। हाइड्रोफोबिक ड्रग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो हाइड्रोफोबिसिटी अगर ड्रग की ज़्यादा होगी तो वो टॉक्सिसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी, वो देर तक रहेगी बॉडी के अंदर, और फिर वो ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। सो अगेन मैंने आपको जो पहले बताया था कि दो पोर्शंस होते हैं किसी भी ड्रग के अंदर, लिपिड पोर्शन होता है और हाइड्रोफिलिक पोर्शन। आप इसको ये कह लें लिपोफिलिक पोर्शन था, और ये एक्वस पोर्शन जो है उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक पोर्शन। ठीक है। इन दोनों का क्या है, बैलेंस है। लिपोफिलिक ज़्यादा होगा तो मेम्ब्रेन्स और उनके साथ बाइंड करके रहेगी और ये मूव नहीं करेगी, ब्लड के अंदर नहीं जाएगी, ब्लड के अंदर नहीं जाएगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पे नहीं जाएगी। अगर एक्वस पोर्शन बहुत ज़्यादा है और लिपिड पोर्शन बहुत कम है तो फिर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी, आपने मेडिसिन खाई है वो स्टमक के अंदर जाएगी, वहीं डिज़ोल्व होगी, और वो वहीं से जो है वो आपकी यूरिन से और उसके और मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन से जो अलग हो जाएगी। ठीक है। तो इन दोनों का बैलेंस होना जो है बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का थोड़ा सा फ़र्क है कि डिफरेंस क्या है पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के अंदर। दोनों ऑक्टेनॉल क्यों यूज़ करते हैं, वाई ऑक्टेनॉल इज़ सेलेक्टेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टीशन कोफिशिएंट्स। इनके अंदर जो है अगर मैं आपको कोई बता दूं कि ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट जो है, जैसे एग्जांपल यहाँ आपको दी हुई है कि इनमें से मैं आपको बता दूं कि मुझे बताएं किसका जो है वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन ज़्यादा है,
किसका लिपोफिलिक पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है, किसकी हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, किसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, 8-10 जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकती हैं। और फिर हमने शुरू में डिस्कस किया कि ड्रग जो है वो कई कबार डिसोसिएट हो जाती है, वो आइंस में कन्वर्ट हो जाती है। जब आइंस में कन्वर्ट होती है तो हमें वो आइंस वाली वैल्यू जो है उसमें से माइनस करनी पड़ती है। और सॉल्युबिलिटी, स्पेरिंगली सॉल्युबल ड्रग जो है उसके अंदर क्या फ़र्क होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के अंदर, और अगर ड्रग जो है वो डाइमर के फॉर्म में हो तो फ़र्क क्या होगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई सो काइंडली कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन ज़रूर करें मुझसे, एक दफ़ा क्वेश्चन ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या चीज़ आपको जो है रिपीट करनी है, या उसके ऊपर मैंने मज़ीद वीडियो बनानी है, या फिर मैंने आपको एड्रेस करना है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।